नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड ज्ञान केंद्र पे। जैसा कि दोस्तों हमने पिछले फैक्टराइजेशन के वीडियो में फैक्टर के बहुत सारे कॉन्सेप्ट देखे थे, बहुत सारे नियम को हमने सीखा था। उसमें कुछ कॉन्सेप्ट और पॉइंट बच गए थे, तो हमने आपको बताया था कि हम अगले वीडियो में वो सब बताएंगे। तो आज की वीडियो में हम फैक्टर के बचे हुए कॉन्सेप्ट और पॉइंट को देखेंगे। तो दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, यहाँ से आप बहुत कुछ सीख के जाएंगे। बस आखिरी तक वीडियो को देखते रहिए, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे बताया जाएगा। बस आप वीडियो के आखिरी तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, तो फैक्टर का हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और देख लेते हैं। इसमें कभी कभी पूछ देता है हमसे क्वेश्चन कि सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर बताइए, कि जितने भी किसी नंबर के जितने भी फैक्टर हैं उन फैक्टरों के व्युत्क्रमों का योग बताइए। देखिए इसका फार्मूला क्या होता है, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ऑल फैक्टर, सभी गुणनखंडों के व्युत्क्रमों का जो योग होता है उसका फार्मूला होता है सम ऑफ ऑल फैक्टर। सम ऑफ मतलब सभी फैक्टरों का हम योग निकालेंगे, जो कि हमने पिछले वीडियो में निकाला, अपॉन नंबर इटसेल्फ। ठीक है, जो नंबर दिया है उसको हम डिनोमिनेटर में लेके भाग कर देंगे। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं कि ये फार्मूला आया कहाँ से। मान लीजिए हम कोई एक छोटा सा एग्जाम्पल 12 ले लेते हैं। 12 के फैक्टर, जैसे हम स्टार्टिंग से ही 12 लेते आ रहे हैं क्योंकि एक छोटा सा नंबर, इसके फैक्टर भी कम है। तो 1 2 3 6 4 भी 4 6 और 12, इसके क्या हैं फैक्टर हैं, टोटल 6 फैक्टर हैं। तो यदि हम कहें कि इसके सभी फैक्टरों के व्युत्क्रमों का योग क्या होगा, तो देखिए जितने भी इसके फैक्टर हैं हम पहले उनका व्युत्क्रम कर लेते हैं और उनका योग कर लेते हैं। तो फैक्टर इसके क्या क्या हैं, 1 2 3 4 6 12। तो इनके फैक्टर के व्युत्क्रमों का योग क्या होगा, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर, रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर ऑफ 12। 12 के रेसिप्रोकल फैक्टरों के रेसिप्रोकल का सम क्या होगा। तो देखिए इसके फैक्टर क्या है, 1 तो 1/1। रेसिप्रोकल मतलब 1/, कर देते हैं जब हम किसी को 1/, कर देते हैं वो हैं, तो वो इसका क्या हो जाता है, व्युत्क्रम हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। तो 2 फैक्टर है तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा, 1/2। एक 3 फैक्टर है तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा, 1/3। एक 4 फैक्टर है तो 1/4 इसका व्युत्क्रम। 1/6 6 का व्युत्क्रम। 1/12 12 का व्युत्क्रम। यही तो थे टोटल 1 2 3 4 6 12, यही 12 के फैक्टर थे और हमने क्या किया, इसका व्युत्क्रम कर लिया। अब देखिए इसको जब जोड़ेंगे तो देखिए आपको जोड़ तो आता ही होगा। इसका एलसीएम ले लेते हैं हम, नीचे डिनोमिनेटर का टोटल एलसीएम ले लेते हैं। तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 होगा। आप एलसीएम लेके देखिएगा, 1 2 3 4 6 12 का इसका एलसीएम 12 होगा। अब देखिए हम क्या करते हैं, इससे इसका भाग देते हैं, जो भागफल आता है उसका मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो ये देखिए 12 भागे 1 12, तो यहाँ 12 आ जाएगा। 2 छक्का 12, ऊपर 6 आ गया। 3 चौके 12 4 आ गया। 4 तिहाई 12 3 आ गया। 6 दूना के 12 2 आ गया ऊपर। 12 एकम 12 1 आ गया। अब जरा ध्यान से देखिएगा दोस्तों, क्या इसमें सभी फैक्टर नहीं आ रहे हैं, सभी फैक्टरों का ये सम ही तो है। देखिए सभी फैक्टर 12 क्या थे, 1 2 3 4 6 12, और यहाँ पे क्या आ रहा है, 1 2 3 4 6 12। मतलब ऊपर क्या आ रहा है, ऊपर सभी फैक्टरों का सम आ रहा है और नीचे नंबर खुद आ रहा है, नीचे नंबर इटसेल्फ। तो यही तो इस फार्मूले में लिखा है, जो हमने ये फार्मूला लिखा है आपके लिए, जो सम ऑफ ऑल फैक्टर का हमने ये फार्मूला लिखा है आपको, इसमें हमने लिखा क्या है कि सम ऑफ ऑल फैक्टर। देखिए ऊपर सभी फैक्टरों का सम आ रहा है, सभी फैक्टरों का योग आ रहा है, तो सम ऑफ ऑल फैक्टर अपॉन नंबर इटसेल्फ। नीचे नंबर, हमने 12 के फैक्टरों का व्युत्क्रम का योग देख रहे थे तो नीचे 12 ही आ गया। तो जिस भी नंबर के व्युत्क्रमों का, फैक्टरों के व्युत्क्रमों का योग हमें निकालना होता है, उसमें हम क्या करते हैं, पहले सम ऑफ ऑल फैक्टर निकाल लेते हैं, जिसको हमने पीछे अच्छी तरह से निकालना सीखा है, और अपॉन नंबर इटसेल्फ, उस संख्या से खुद भाग दे देंगे, वही उस संख्या के व्युत्क्रमों का योग आ जाएगा। और ये फार्मूला आया कहाँ से, हमने एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर आपको बता दिया कि ये यहाँ से आया। ठीक है, तो आइए इस पे हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिर उसके बाद आगे देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो एग्जाम्पल इस पे देख लेते हैं। मान लीजिए हमको पूछ दिया कि बताइए कि 2160 के सभी फैक्टरों के व्युत्क्रमों का योग बताइए। तो पहले हमें 2160 के फैक्टरों का व्युत्क्रमों का योग बताना है, तो हमें क्या करना होगा, हमके इसके लिए सम ऑफ ऑल फैक्टर ऑफ 2160 निकालना पड़ेगा। तो सम ऑफ ऑल फैक्टर ऑफ 2160 कैसे निकाला जाता है, हमने अभी आपको पढ़ाया। हम क्या करेंगे, पहले 2160 को प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़ लेंगे। तो देखिए 2 से भाग देंगे 2160 को, तो कितना हो जाएगा, 2 से चला जाएगा और आएगा कितना, 1000, मतलब 1080 आएगा। 1080 को जब भाग करेंगे तो 540 आएगा। 540 को तो 270, 270 को तो 135, 135 को 3 से भाग करेंगे तो 45 आएगा। 45 को 3 से भाग करेंगे तो 15 आएगा। 15 को 3 से भाग करेंगे तो 5 आएगा, और 5 एक प्राइम नंबर, अब ये 5 ही से कटेगा। तो हमने 2160 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। अब देखिए इसको पहले हम व्यवस्थित कर लेते हैं। 2 कितनी बार आया,
1 2 3 4, 2 4 बार आया तो 2 की पावर 4, 3 कितनी बार आया, 3 3 बार आया तो 3 की पावर 3, और 5 कितनी बार आया, 1 बार आया। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, 2160 को हम इस प्रकार से भी तो लिख सकते हैं ना। तो हमने 2160 को इस प्रकार से लिख लिया। अब देखिए हम पहले इसका सम ऑफ ऑल फैक्टर निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ऑल फैक्टर निकालने के लिए पहले हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, दो चीज़ों की, सम ऑफ ऑल फैक्टर की जरूरत पड़ेगी, और नंबर तो 2160 दिया है, तो सम ऑफ ऑल फैक्टर निकाल के हम 2160 से भाग दे देंगे, जो आंसर आएगा वही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो पहले हम इसका सम ऑफ ऑल फैक्टर निकाल लेते हैं। तो सम ऑफ ऑल फैक्टर ऑफ 2160 के सभी फैक्टरों का हम योग निकाल लेते हैं। देखिए 2160 के सभी फैक्टरों का योग निकालने के लिए हमने आपको क्या बताया था, हमने 2 की पावर 0 से लेकर 2 की पावर 5 तक लिखेंगे, गुणते 3 की पावर 0 से लेकर 3 की पावर 3 तक लिखेंगे, 5 की पावर 0 से लेकर 5 की पावर 1 तक लिखेंगे। तो हम उस प्रकार से भी कर सकते हैं, और हमने आपको एक फार्मूला बताया था कि जब भी सम ऑफ ऑल फैक्टर पूछे तो आप सीधे फार्मूले पे जाइए। 2 की पावर 4 है तो 2 की पावर 4 + 1 करिए, और इसमें ओवरऑल -1 करिए। फिर 3 की पावर 3 है तो 3 की पावर 3 + 1 करिए, ओवरऑल -1 करिए। 5 की पावर 1 है तो 5 की पावर में 1 जोड़िए और ओवरऑल -1 करिए। और नीचे क्या है, जितने भी प्राइम नंबर यूज हुए हैं उनमें से 1 घटा के गुणा कर दीजिए। तो 2 यूज हुआ है तो 2 - 1, एक 3 यूज हुआ है तो 3 - 1, एक क्या हुआ है 5 यूज हुआ है तो 5 - 1। देखिए इसको 2 की पावर 0 से लेकर 4 तक लिखेंगे, 3 की पावर 0 से लेकर 3 तक लिखेंगे, तो वो फार्मूला का ही गुणोत्तर श्रेणी यूज करके ये छोटा सा फार्मूला बनता है। तो इसीलिए हम आपको डायरेक्ट इस पे बता रहे हैं, ठीक है। तो इसको देखिए 2 के पावर 5 बनेगा, 2 के पावर 5 32 होता है, 32 में से 1 जाएगा तो 31 बचेगा। ये 3 की पावर 4 बनेगा, 3 की पावर 4 81 होता है, उसमें से 1 जाएगा तो ये 80 बनेगा। ये 5 की पावर 2 होगा, 5 की पावर 2 25 होता है, 25 में से 1 जाएगा तो 24 बनेगा ये। और नीचे क्या बचेगा, 1 गुणते 3 में से 1 गया 2, गुणते 5 में से 1 गया 4। तो देखिए ये 4 तो कट गया, 4 से कट गया 6 बार, और फिर ये 2 से कट गया 3 बार, मतलब बचा क्या 31 गुणते 80 गुणते 3, तो 31 तियाँ 93 और गुणते 80। अब गुणा कर लीजिए, 1 0 यहाँ रख लीजिए, 8 3 के 24, 8 9 72, 2 74। तो सम ऑफ ऑल फैक्टर ऑफ 2160 कितना आएगा, सम ऑफ ऑल फैक्टर ऑफ 2160 7440 आएगा। अब हमको लेकिन बताना क्या था, हमको बताना था, यहाँ पे कर लेते हैं, हमको बताना था सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ऑल फैक्टर ऑफ 2160। तो सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ऑल फैक्टर ऑफ 2160 का फार्मूला क्या था, फार्मूला था कि सम ऑफ ऑल फैक्टर किसी भी नंबर का, सम ऑफ ऑल फैक्टर अपन नंबर इटसेल्फ। तो नंबर क्या है 2160, तो सम ऑफ ऑल फैक्टर कितना आया है, सम ऑफ ऑल फैक्टर कितना आया है 7440 आया, हमने यहाँ पे निकाला 7440 भागे 2160, 0 0 कट गया, 21 744 में 216 का भाग कर लीजिए, देखिए कितना आएगा। तो जब हम इसमें भागा देंगे तो ये आएगा 3.4, आगे भी आएगा समथिंग, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3.4 आंसर हो जाएगा। मतलब 2160 के सभी फैक्टरों के व्युत्क्रमों का जो योग आएगा वो 3.4 आएगा। 2160 के सभी फैक्टरों के व्युत्क्रमों का जो योग आएगा वो क्या आएगा 3.4 आएगा। उसके लिए हमने फैक्टरों के व्युत्क्रमों का योग बताने के लिए हमने आपको बताया फार्मूला कि सम ऑफ ऑल फैक्टर निकालेंगे उस नंबर का, उस सम ऑफ ऑल फैक्टर में उस नंबर से भाग दे देंगे, जो आंसर आएगा वही सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ऑल फैक्टर होगा, ठीक है। तो हमने 2160 को क्या किया, पहले प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़ा और इसको पावर ग्रुप में व्यवस्थित कर लिया, फिर हमने उसके सम ऑफ ऑल फैक्टर निकाला, जैसे हम पीछे निकालते थे वहाँ से निकाला, तो सम ऑफ ऑल फैक्टर 7440 आया। अब हमें क्या करना था, लेकिन हमें सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ऑल फैक्टर निकालना था, तो उसके लिए हमने फार्मूला यूज कर लिया कि सम ऑफ ऑल फैक्टर ऊपर लिख लिया न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में उसी नंबर से भाग दे दिया। तो 7440 में हमने जब 2160 से भाग दिया तो आंसर हमारा आया 3.4, तो ये हो जाएगा आंसर। और ये फार्मूला कहाँ से है, इसका कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको 12 का एग्जांपल लेके बता दिया कि जब भी इसके रेसिप्रोकल का लेके एलसीएम करेंगे तो ऊपर सम ऑफ ऑल फैक्टर आ जाएगा और नीचे नंबर आ जाएगा। तो हम एक ही एग्जांपल लेते हैं, इसका ज़्यादा एग्जांपल नहीं लेते हैं, आप अपने से और एग्जांपल लेके करिएगा। कोई भी एक नंबर ले लीजिएगा, उसके फैक्टर के व्युत्क्रमों का योग निकालिएगा। अगर नहीं होगा तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं और इसके एग्जांपल करवा दूंगा आपको। आशा करता हूं कि एक एग्जांपल से आपको सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर निकालना आ गया होगा। अब इसमें एक छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं, बेसिक क्वेश्चन, उसको हम देख लेते हैं, फिर उसके बाद लेक्चर को बाइंड अप करेंगे। तो देखिए पहला कॉन्सेप्ट क्या है। तो दोस्तों इस कॉन्सेप्ट को हम क्वेश्चन से समझते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या करा है कि फाइंड द टोटल स्क्वायर फैक्टर ऑफ अ नंबर n।
किसी नंबर n के टोटल स्क्वायर फैक्टर हमको बताना है, और n दिया क्या हमको, n दिया 2⁹ इंटू 3⁷ इंटू 5⁴ इंटू 7�3। अब इसको हमें पूछ रहा है कि n के स्क्वायर ऐसे फैक्टर बताइए, n के टोटल ऐसे फैक्टर बताइए जो एक परफेक्ट स्क्वायर हों, जो एक क्या हों, इस परफेक्ट स्क्वायर हों। n के देखिए, n के तो बहुत सारे फैक्टर होंगे, अगर टोटल फैक्टर हम n का निकालना जाएँ तो 9 1 10 गुणते 8 गुणते 5 गुणते 3, मतलब पावर में 1 जोड़ के मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो n के टोटल फैक्टर निकल जाएंगे। लेकिन हमसे n के टोटल फैक्टर नहीं पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कि n के ऐसे फैक्टर बताइए जो एक परफेक्ट स्क्वायर हो। तो हमें n का देखिए टोटल फैक्टर जो परफेक्ट स्क्वायर निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें जो n दिया है ना, ये एक देखिए प्राइम नंबर है 2 3 5 7, तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन में ऑलरेडी पहले से ही बना हुआ है। तो हम क्या करते हैं, पहले इसको सबको हम क्या करते हैं, एक परफेक्ट नंबर परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। देखिए अगर इसमें से 1 2 बाहर कर दे तो ये 2⁸ बचेगा, इसमें से 1 3 बाहर कर दें तो ये 3⁶ बचेगा, और ये देखिए 4 है तो ये तो मतलब स्क्वायर के फॉर्म में आ जाएगा, तो 5⁴ रहने दीजिए, और 1 7 बाहर कर दें तो ये 7⁻2 बन जाएगा। अब देखिए पहले जितने भी ये बाहर वाले हैं इनको अलग कर लेते थे, 1 2 एक्स्ट्रा बच रहा है, 1 3 एक्स्ट्रा बच रहा है, और 1 7 एक्स्ट्रा बच रहा है। इनको हटाने पर क्या बचेगा हमको ब्रैकेट में, 2⁸ बचेगा, 3⁶ बचेगा, 5⁴ बचेगा, और 7⁻2 बचेगा। ठीक है। अब देखिए हमको इनसे कोई लेना देना नहीं है, हमको अब इसी को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो 2 इंटू 3 इंटू 7 इसको तो रहने दीजिए, जो कहते हो। देखिए अब क्या करना है हमको, 2⁸ को यदि दोस्तों हम 2⁸ के पावर 4 लिख दे, देखिए पावर के पावर क्या होता है, आपस में मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। तो 2 के पावर 4 क्या हो जाएगा, 2 दूना के 4, तो ये अल्टीमेटली 2⁸ बन जाएगा। वैसे अगर हम 3 को 3 का स्क्वायर के पावर 3 कर दे तो 3 दूना के 6, देखिए 3⁶ बन जाएगा। वैसे ही अगर हम 5 को 2 कर दे तो 2 दूना के 4 बन जाएगा। वैसे हम 7 को क्या लिख दें, 7⁻2 के पावर 1। ठीक है। देखिए 2 1 कम 2 तो 7⁻2 आ जाएगा, 2 दूना के 4 तो 5⁻4 आ जाएगा, 2 3 6 तो 3⁻6 आ जाएगा, और 2 के पावर 4 दूना के 8 आ जाएगा, क्योंकि पावर के पावर क्या हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। ठीक है। तो हमने ऐसा क्यों किया कि जो सबको 2⁸ करके फिर पावर बनाए, क्योंकि 2⁸ कर देंगे तो अब ये जितने भी हैं ये क्या होंगे, एक परफेक्ट स्क्वायर हो गया। क्योंकि भाई अगर 2⁸ अंडर रूट में जाएगा तो ये बाहर नहीं आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। वैसे 3 का स्क्वायर अगर अंडर रूट में जाएगा तो ये बाहर आ जाएगा। तो हमको परफेक्ट स्क्वायर चाहिए, इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि सबको 2⁸ बना के फिर जितनी पावर हमको बनाना पड़ रहा है उस हिसाब से यहाँ पे हम पावर दे रहे हैं। ठीक है। ऐसे देखिए 3 को 2 की पावर बनाया, फिर जितना बच रहा है जिस हिसाब से हमको 6 लाना है उतना का यहाँ पे पावर रख दिए। तो हम यही करेंगे, पहले तो सबको क्या करेंगे कि परफेक्ट स्क्वायर, जब भी परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर निकालना हो तो ये जितने भी टर्म दिए हैं इनमें देखिए कि पहले सबका पावर, सभी प्राइम नंबर का पावर सम संख्या है कि नहीं। तो जिनमें सम संख्या नहीं है तो एक एक निकालने पे सम आ जा रहा है, तो एक एक निकाल लीजिए। तो देखिए 2⁹ सम नहीं था तो मैंने 1 2 निकाल लिया, तो 2⁸ सम आ गया। 3⁷ सम नहीं था पावर, तो हमने 1 3 निकाल लिया, तो अब 3�6 पावर सम आ गई। और अब 5�4 सम था तो हमने 5 से कुछ नहीं निकाला। 7�3 पावर सम संख्या नहीं थी तो हमने 1 7 निकाला, तो अब हमको 7�2 एक सम संख्या मिल गई। तो अब जितने के पावर सम आ गया उनको एक साथ रख लीजिए। तो 2⁸ गुणते 3�6 गुणते 5�4 गुणते 7�2। हमने सम इसलिए किया क्योंकि जब हमको स्क्वायर चाह रहा है तो हम जब 2⁸ रखेंगे तो हमको ये वाली पावर आसानी से मिल जाए। अगर यहाँ पे 9 लेते तो 2⁸ यहाँ लेते तो यहाँ पे के पावर 4.5 लेना होता, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए हमने इसको पहले इतना बाहर निकाल के इनको सम संख्या का पावर बनाया, मतलब कि जो है तो ये प्राइम नंबर लेकिन इनकी जो पावर है सब सम संख्या है। अब फिर उस हिसाब से हमने 2 की पावर करके यहाँ पे पावर रख लिया। 2 की पावर क्यों किया, क्योंकि हमको परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर चाहिए। अब देखिए, अब इसको भूल जाइए, आप इसको भूल जाइए, बस देखिए कि अभी सम जो परफेक्ट बना है, स्क्वायर बना है, उसकी पावर क्या है। तो अब यहाँ से देखिए सम ऑफ टोटल स्क्वायर, मतलब सम ऑफ टोटल परफेक्ट स्क्वायर है ये सब। परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर क्या हो जाएंगे, देखिए क्या हो जाएंगे, ये तो है ही नहीं कोई, तो इनको छोड़ दीजिए। अभी ये 2 की पावर 2 3 की पावर 2, ये अंदर वाली पावर को आप भूल जाए, क्योंकि अंदर वाली पावर इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए लगाई गई है। ये ऊपर वाली पावर देखिए 2 की पावर कितना है, 4 है, तो 4 + 1 कर लीजिए, वही पिछला मेथड। आप पावर में 1 जोड़ के मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। 3 की पावर 2 का पावर कितना है, 3, तो 3 + 1 कर लीजिए। 5 की पावर 2 की पावर कितनी है, 2, तो 2 + 1 कर लीजिए। 7 की पावर 2 की पावर कितनी है, 1 है, तो 1 + 1 कर लीजिए। अब इनका सबका मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। देखिए 5 गुणते 4 गुणते 3 गुणते
2, तो 5 चौके 20 यानी 60 दूना के 120। मतलब n के 120 ऐसे फैक्टर हैं, n के 120 ऐसे फैक्टर हैं जो एक परफेक्ट स्क्वायर हैं। n के 120 ऐसे फैक्टर हैं जो परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब जिसका अंडर रूट करने पर उसकी कुछ वैल्यू आएगी, समझे। तो क्वेश्चन में बेसिकली यही पूछ रहा था कि n के ऐसे फैक्टर बताइए जो परफेक्ट स्क्वायर है। तो हमने क्या किया, पहले n में देखा कि जितने भी प्राइम नंबर है उनकी जो पावर है वो एक इवन नंबर है कि नहीं। इवन नंबर क्यों खोज रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें 2 कॉमन लेना पड़ेगा, तो इवन नंबर में से ही हम 2 कॉमन ले पाएंगे, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, पहले इवन नंबर बना रहे हैं, पावर को इवन नंबर बना रहे हैं। तो यहाँ पावर 8 था तो हमने 1 2 बाहर कर लिया तो पावर इवन आ गया, वैसे ही इसको बना लिया। सब बनाने के बाद इवन पावर वाले जो प्राइम फैक्टर हैं उनको अंदर रख लेंगे और सबको अब 2 उसके पावर 2 करेंगे, 2 के पावर 2, 3 के पावर 2, क्योंकि हमें परफेक्ट स्क्वायर चाहिए तो स्क्वायर के लिए हमें पावर 2 होनी चाहिए। 2 के सबके पावर 2 करने के बाद जितना हमको ज़रूरत पड़ रहा है उस हिसाब से यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर दे रहे हैं, पावर की पावर ये मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो अब 2 की पावर 2 पे जो पावर होगी उस पावर में 1 ऐड करेंगे, 3 की पावर 2 पे जो पावर होगी उसमें 1 ऐड करेंगे, 5 की पावर 2 पे जो पावर होगी उसमें हम 1 ऐड करेंगे, और 7 की पावर 2 पे पावर 1 है तो इसमें देखिए 1 ऐड करके इनका मल्टीप्लिकेशन निकालेंगे। यही इसका क्या हो जाएगा, पर टोटल नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर। एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, मान लीजिए कोई नंबर आपको दिया होता है n की वैल्यू, यहीं पे हम दूसरा ले लेते हैं। n की वैल्यू आपको मान लीजिए दिया होता कि n की वैल्यू आपको दिया होता है 2 की पावर 7, 3 की पावर 8, 5 की पावर 9 और 7 की पावर 3, और मान लीजिए आपको एक और प्राइम फैक्टर दे देता 11 के पावर 3। तो पूछता कि बताइए टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर, टोटल परफेक्ट स्क्वायर फैक्टरों की संख्या बताइए। तो देखिए हमें क्या है, पहले तो हमको सबकी पावर को सम बनाना है, एक सम संख्या बनाना है। तो हम क्या करेंगे, 2 की पावर को सम संख्या बनाने के लिए 1 2 बाहर ले लें तो ये 2 की पावर 6 हो जाएगा। जब मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो पावर जुड़ जाती है तो 7 हो जाएगा कि नहीं। वैसे ये तो है ही सम, तो इसको रहने देते हैं। 5 की पावर 1 कॉमन बाहर ले लें तो 5 की पावर 8 ये बन जाएगा। वैसे ही 1 7 बाहर लेंगे तो ये 7 की पावर 2 बन जाएगा। वैसे ही 11 बाहर ले लें तो 11 की पावर ये 2 बन जाएगा। देखिए अब पावर जितना भी पावर है वो सम एक सम संख्या हो गई। तो पहले ये जो बाहर फालतू के पड़े इनको हटा लेते हैं। 2 एक है फालतू का, एक 3 है, एक 5 है फालतू, एक 7 है और एक 11 है। तो एक 5 को भी हटा लेते हैं, 3 नहीं है, सॉरी दोस्तों यहाँ पे 3 नहीं है, 3 की पावर तो 8 है, ये 3 नहीं है, और एक 7 है, एक 11 है। इनको हम बाहर कर लेते हैं। अब ब्रैकेट में कौन बचते हैं, 2 की पावर 6, 3 की पावर 8, 5 की पावर 8, 7 की पावर 2, 11 की पावर 2। अब चूंकि हमको परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर पूछा है तो हम इसको तो भूल ही जाइए, इसमें कोई कुछ है ही नहीं। हमको बस अब अंदर जो जिसकी पावर सम बनी है उसमें देखना है। तो हम इसको परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर बताना है तो आप सबको हम पहले उस नंबर के पावर 2 करेंगे। तो देखिए इसको पावर 2 बनाते हैं। तो ये कैसे बनेगा, 2 की पावर 2 कर दें। अब अगर आप देखते हैं कि भाई 2 की पावर 2 हो गया तो अब 6 में 2 से भाग दीजिए, कितना आएगा 3, तो यहाँ पावर 3 लगा दीजिए। वैसे ही 3 के पावर 2 कर दीजिए, और पावर 8 था तो 8 में 2 से भाग दे दीजिए, तो 2 चौके 8, तो यहाँ पावर 4 लगा दीजिए। 5 की पावर 2 कर दीजिए, और यहाँ टोटल पावर 8 थी तो 8 में 2 से भाग दीजिए, तो 2 चौके 8, तो यहाँ पावर 4 लग गई। 7 की पावर 2 कर लीजिए, और यहाँ पावर 2 थी, 2 में 2 से भाग करी तो यहाँ पावर 1 कर लीजिए। वैसे ही 11 की पावर 2 थी, कर लीजिए, और पावर 2 थी, 2 में 2 से भाग करिए तो कितना आएगा, 1 आएगा। आगे का ये इसको लिख लेते हैं, 5 7 11। अब यन हमारा ऐसे बन गया, यन ये हमारा बन गया। अब हम यहाँ से सम नहीं है, सॉरी सम नहीं है, केवल टोटल नंबर हमें बता रहे हैं, टोटल नंबर बता रहे हैं, सम नहीं बता रहे हैं, सॉरी टोटल नंबर बता रहे हैं। तो टोटल नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर क्या हो जाएगा, जो भी स्क्वायर परफेक्ट बना चुके हैं उसके पावर में 1 जोड़ के मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। तो 3 1 4 हो जाएगा, 4 1 5 हो जाएगा, 4 1 5 हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा। 2 दूना के 4 पंजे 20, पंजे 100, चौके 400। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 400। समझ रहे हैं ना। तो ऐसे हम किसी भी नंबर, अगर कोई नंबर दिया हो तो उसके परफेक्ट स्क्वायर फैक्टरों की संख्या निकाल सकते हैं। आशा करता हूँ आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आराम से 1 बार 2 बार देखिएगा, अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अभी इसमें अगला कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगला कॉन्सेप्ट हम क्वेश्चन से देख लेते हैं कि अगला क्या कॉन्सेप्ट है। तो अगले क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, देख लेते हैं। कह रहा है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ परफेक्ट क्यूब फैक्टर ऑफ n। n के ऐसे फैक्टर बताने, हमको ऐसे फैक्टरों की संख्या बतानी है n के,
जो कि एक परफेक्ट क्यूब है, मतलब जिनको हम अगर अंडर रूट क्यूब में ले जाएं तो वह एक कोई संख्या दे दे। तो ऐसे फैक्टरों की हमको संख्या बतानी है, जबकि n की वैल्यू क्या दिया है 2^11 इंटू 3^7 इंटू 5^5। अब देखिए परफेक्ट स्क्वायर वाले में हम क्या करना चाहते थे, हम जो भी प्राइम फैक्टर का पावर दिया है उसको हम 2 का मल्टीपल बनाना चाहते थे परफेक्ट स्क्वायर के लिए। परफेक्ट क्यूब के लिए हम क्या कोशिश करेंगे, हमारी पहली कोशिश होगी कि जितने भी इसमें प्राइम नंबर दिए हैं उनकी जो पावर हो वह किसी तरह से पावर जो है किसी तरह से 3 का मल्टीपल हो जाए। तो देखिए पहले हम इसको फिर से लिख लेते हैं। फिर से लिखने का मतलब कि इसको हम 3 के मल्टीपल का बना लेते हैं पावर को। तो देखिए अगर 2^2 अलग कर लें और 2^9 इसको लिख दें, देखिए 9 2 11 हो जाएगा, 2^11। तो ये अब 2 के पावर जो ये 9 बना ये क्या होगा, 3 का मल्टीपल होगा कि नहीं, 3 3 9। वैसे ही अगर हम 3 की पावर 1 बाहर कर लें और 3 की पावर 6 इसको लिख लें तो देखिए 6 1 7 हो जाएगा ओवरऑल 3 की पावर, और ये 3 की पावर 6 क्या हो जाएगा, 3 का मल्टीपल भी हो जाएगा। वैसे ही 5 की पावर अगर हम 1 2 बाहर कर लें और यहाँ 5 की पावर 3 कर दें तो देखिए 3 2 5, 5 की पावर 5 हो जाएगा, और ये 5 की पावर 3 हमको क्या मिल जाएगा, 3 का मल्टीपल मिल जाएगा। तो देखिए इसको फिर हम जो 3 का मल्टीपल है उनको एक साथ रख लेते हैं। तो 2^2, 3^1 और 5^2, ये इनके पावर 3 के मल्टीपल नहीं तो इनको बाहर रख लेते हैं, और ब्रैकेट में जो इनके पावर 3 के मल्टीपल है उनको रख लेते हैं। तो 2^9 इंटू 3^6 इंटू 5^3। अब देखिए अब हमसे पूछा क्या है दोस्तों, हमसे पूछा है कि n के उन सभी फैक्टरों की संख्या बताइए जो कि एक परफेक्ट क्यूब हो, और वो परफेक्ट क्यूब जब कब होगा, जब उसके पावर पहले उसकी जो पावर होगी वह 3 का मल्टीपल हो। तो इन सब की 3 की पावर मल्टीपल है, इनकी तो है नहीं, तो हम केवल इसको कंसीडर करेंगे। तो देखिए पहले हम इनकी पावर को 3 का मल्टीपल बना के पावर बना लेते हैं, ठीक है। तो 2^2, 3^1, 5^2 इसको ज्यों का त्यों लिख दीजिए। अब देखिए अब जैसे वहाँ पे 2 की पावर हम परफेक्ट स्क्वायर के लिए 2 रख के फिर ऊपर पावर रखते थे, यहाँ पे हम अब 2^3 रखेंगे क्योंकि हमको परफेक्ट क्यूब चाहिए। तो 2^3 और यहाँ पे 2 की पावर था कितना 9, तो 9 में 3 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 3 9, मतलब यहाँ 3 आएगा। वैसे ही 3^3, लेकिन 3 की ओरिजिनल पावर कितनी थी 6, तो 3 के 6 में 3 से भाग करेंगे तो 3 दूना 6, तो यहाँ पावर 2 आ जाएगी। वैसे ही 5^3 और 3 में 3 का भाग करेंगे तो 1, मतलब इसकी पावर 1। अब देखिए ब्रैकेट के अंदर जितने भी अब प्राइम नंबर के पावर बने ये सब 3 के पावर बन चुके, मतलब इनकी पावर 3 है तो ये अब एक परफेक्ट क्यूब नंबर हैं। इनको जब हम अंडर रूट क्यूब ले जाएंगे तो ये एक परफेक्ट नंबर बाहर आएंगे। तो अब हम क्या करते हैं, हमको टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर विच इज परफेक्ट क्यूब, जो एक परफेक्ट क्यूब हो, विच इज परफेक्ट क्यूब। तो देखिए परफेक्ट क्यूब के लिए क्या होगा, ऑफ n का है। तो देखिए परफेक्ट क्यूब के फैक्टर हमको बताने हैं, तो परफेक्ट जो ऐसे फैक्टर बताने हैं जो परफेक्ट क्यूब है। तो देखिए इधर वाले तो कोई होंगे नहीं, हम जो ये परफेक्ट क्यूब बनाए हैं इनके अब जो पावर हैं उन्हीं पावर में 1 जोड़ के मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, जैसे स्क्वायर वाले में करते थे। वहाँ पे यहाँ पावर 2 होती थी, यहाँ पे सब में पावर 3 है क्योंकि हम परफेक्ट क्यूब ढूंढ रहे हैं। तो देखिए 2 की पावर क्यूब ये एक परफेक्ट क्यूब है, इसके पावर कितनी है 3, तो 3 में 1 जोड़ दीजिए। 3 की पावर 3 एक परफेक्ट क्यूब है, इसमें पावर कितनी है 2, तो 2 में 1 जोड़ दीजिए। 5 की पावर 3 कितना है, एक परफेक्ट क्यूब है, इसकी पावर कितनी है 1, तो 1 में 1 जोड़ दीजिए और मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तीनों का आपस में। तो ये 3 1 4 गुणते 2 1 3 गुणते 1 1 2, 4 3 12 दूना के 24। तो दोस्तों n के 24 ऐसे फैक्टर होंगे जो एक परफेक्ट क्यूब होंगे, जो एक क्या होंगे, परफेक्ट क्यूब होंगे। समझे कि n के जितने भी फैक्टर हैं, अगर यहाँ n के टोटल फैक्टर आप निकालने जाते हैं तो 22 गुणते 8 गुणते 6 करते हैं तो वो टोटल फैक्टर आ जाता है, क्योंकि हम सीधे प्राइम नंबर के फैक्टर का, प्राइम नंबर के पावर का में 1 जोड़ के मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर आ जाता है। लेकिन हम जब टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालेंगे जो एक परफेक्ट क्यूब हो तो उनकी संख्या 24 आएगी। पहले हम क्या करेंगे, पहले हमें करना क्या है, हम जितने भी प्राइम नंबर के पावर है इसको हम पावर को 3 का मल्टीपल बनाना चाहेंगे। तो 3 का मल्टीपल कैसे बना सकते हैं, मान लीजिए हम 2 की पावर 2 अलग कर लें और 2 की पावर 9 अलग कर दें तो ये 2 की पावर 11 हो जाएगा। तो 2 की पावर 9 क्या होगा, एक 3 का मल्टीपल होगा। वैसे ही 3 की पावर 1 अलग कर लें, 3 की पावर 6 अलग कर लें तो 3 की पावर 6 हमको एक मल्टीपल मिल गया। 5 की पावर 2 अलग कर लें, 5 की पावर 3 अलग कर लें तो हमको 5 की पावर 3 एक मल्टीपल मिल गया 3 का। तो हम पहले 3 का मल्टीपल बनाएंगे। 3 का मल्टीपल बनाने के बाद जो मल्टीपल वाले हैं 3 के पावर उनको एक साथ रख लेंगे।
पावर एक साथ रखने के बाद हम क्या करेंगे कि सभी जो प्राइम नंबर है उनकी पावर 3 करेंगे, और 3 रखने पर ही जो 3 का मल्टीपल वाला पावर उसमें 3 से भाग करके देख लेंगे कितना बार जा रहा है, उतना पावर यहाँ लगा देंगे। जैसे देखिए हमने जब यहाँ 3 रखा, 3 तो सब में रखना है क्योंकि हमें एक परफेक्ट क्यूब खोज रहे हैं। तो 3 रखने के बाद 3 3 के 9, 3 बचा। 3 रखने के बाद 3 2 के 6, तो यहाँ 2 लगा दिया पावर। 3 रखने के बाद 3 1 कम 3, तो यहाँ पावर 1 लगा दिया। अब जो 2 की पावर 3, 3 की पावर 3 और 5 की पावर 3 की जो पावर है उनमें एक एक ऐड करके हम मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, और जो आंसर आएगा वही टोटल परफेक्ट क्यूब फैक्टरों की संख्या होगी। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। एक नंबर हम और ले लेते हैं। चलिए, आप ही के कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए एक नंबर हम और लेते हैं। मान लीजिए अपने से कोई नंबर ले लेते हैं। देखिए, आप भी अपने से भी कोई नंबर ले सकते हैं। चलिए, हमने मान लिया 2 की पावर 13 हो गया, 3 की पावर मान लीजिए हमने 8 ले लिया, अब 5 की पावर मान लीजिए हमने 3 ले लिया, और 7 की पावर हमने 4 ले लिया। अब पूछ रहा है कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर बताइए जो परफेक्ट क्यूब हों। तो परफेक्ट क्यूब बताने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले n के जितने भी फैक्टर हैं उनको हम 3 के मल्टीपल में लिखने की कोशिश करेंगे। तो देखिए 2 की पावर 1 बाहर कर लें, और 2 की पावर इसको 12 लिख सकते हैं। ये फैक्टर, ये पावर आपस में जुड़ेगा तो 2 की पावर 13 ओवरऑल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। वैसे ही 3 की पावर 8, तो 3 की पावर 2 कर लें, और 3 की पावर 6, तो हमको 3 का 1 6 का मल्टीपल मिल जाएगा। वैसे ही अगर 5 की पावर 3 तो है ही है, तो इसको ज्यों का त्यों लिख, क्योंकि एक 3 का एक मल्टीपल है दोस्तों। वैसे ही 7 को बाहर कर दें तो 7 की पावर 3, ये भी एक 3 का मल्टीपल मिल जाएगा। तो हम 3 के मल्टीपल वाले को एक साथ रख लेते हैं। तो पहले यहाँ पे 3 के मल्टीपल वालों को एक साथ रख लेते हैं। तो 2 की पावर 12 गुणते 3 की पावर 6 गुणते 5 की पावर 3 गुणते 7 की पावर 3, और जो ऐसे बचे हैं उनको अलग रख लेते हैं। तो 2 गुणते 3 स्क्वायर गुणते 5 का क्यूब नहीं, सॉरी 7, केवल 7, इतने फालतू बच रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमको 3 के मल्टीपल पावर वाले हमको प्राइम नंबर के फैक्टर मिल गए। अब देखिए हमें क्या करना है, जैसा हमने ऊपर वीडियो में बताया कि अब हम क्या करेंगे, पहले जो भी 3 के मल्टीपल वाले हैं उस प्राइम नंबर पे पहले हम 3 पावर चढ़ा देंगे। ये तो ज्यों का त्यों रहेगा। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, देखिए इसमें क्या करेंगे, इसमें हमें करना क्या है, इसमें हम करेंगे 2 के पावर पहले 3 चढ़ा दीजिए, क्योंकि हमको 3 परफेक्ट क्यूब चाहिए, तो परफेक्ट क्यूब के लिए 3 होना चाहिए। अब 12 में 3 का भागा करिए, 3 चौके 12, मतलब यहाँ पावर 4 आएगी। 3 की पावर 3 चढ़ा दीजिए, परफेक्ट क्यूब चाहिए तो 3 की पावर 3 चढ़ा दीजिए, और 3 का इस पावर में भाग कर लीजिए। तो 3 दूना 6, मतलब यहाँ पावर 2 रहेगी, तो 2 3 6 आ जाएगी। वैसे ही 5 पे 3 चढ़ा लीजिए, और 3 1 कम 3, तो पावर 1 आएगी। 7 पे 3 चढ़ा लीजिए, 3 1 कम 3, तो पावर 1 आएगी। अब देखिए, अब हमसे पूछा क्या है, टोटल नंबर ऑफ परफेक्ट क्यूब फैक्टर ऑफ n के उन सभी फैक्टरों की संख्या जो एक परफेक्ट क्यूब है। तो परफेक्ट क्यूब फैक्टर हमको कहाँ से मिलेंगे, यहीं से तो मिलेंगे। तो हम क्या करते हैं, परफेक्ट क्यूब तो हम इनको ऑलरेडी बना ही चुके हैं, तो बस इनकी जो पावर है उसमें 1 ऐड करके मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, वही आपका आंसर आ जाएगा। तो 4 धन 1 गुणते 2 धन 1 गुणते 1 धन 1 गुणते 1 धन 1 कर दीजिए मल्टीप्लिकेशन। 5 गुणते 3 गुणते 2 गुणते 2, 5 3 15 दूना के 30 दूना के 60, आंसर क्या आ जाएगा 60। मतलब इस n के 60 ऐसे फैक्टर हैं जो एक परफेक्ट क्यूब हैं, जिनको अंडर रूट क्यूब में ले जाने पे एक परफेक्ट नंबर देंगे। तो मैंने दोनों एग्जाम्पल आपको अच्छे से बताया और इस कॉन्सेप्ट को क्लियर किया। आशा करता हूँ आपको दोनों क्वेश्चन से परफेक्ट क्यूब फैक्टर वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो लगभग हमने सभी कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर कर लिए हैं। 1 2 इसमें फार्मूला होते हैं जिसको हम याद कर लेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि कॉमन फैक्टर क्या होता है। तो वो फार्मूला हम आपको लिख देख के बता देते हैं और उस पर 1 2 क्वेश्चन करवा देते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, एक कॉन्सेप्ट इसमें हम और पढ़ लेते हैं जिसका नाम है कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर होता क्या है, बेसिकली हम बहुत जगह कहते हैं कि हम दोनों फैक्टर में से कॉमन ले लें। कॉमन क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमको 2 नंबर दिए हैं, एक नंबर दिया है 12 और एक नंबर दिया है 8। ठीक है, तो हम कहते हैं कि इन दोनों में से 4 कॉमन हो जाएगा। 4 3 12, 4 दूना 8। तो कैसे वो कॉमन हो जाता है, देखिए क्या होता है। 12 के यदि हम फैक्टर लिखेंगे तो 1 2 3 4, और 8 के फैक्टर क्या हो जाएंगे 1 2 4 8, और यहाँ पे 6 12 आएगा। ये फैक्टर होंगे 12 के 8 के। देखिए इन दोनों में से 12 और 8 में से 2 कॉमन फैक्टर क्या है, एक 2 है, यहाँ पे भी 2 है, 4 है, यहाँ पे भी 4 है। तो यही 2 इन दोनों में क्या है, कॉमन फैक्टर है। तो आप चाहें तो 12 और 8 में से 2 भी कॉमन ले सकते हैं, तो ये 6 बचेगा, ये 4। या चाहें आप
तो 12 और 8 में से 4 भी कॉमन ले सकते हैं, इसीलिए इन दोनों का कॉमन फैक्टर या तो 2 हो सकता है या तो 4 हो सकता है। तो कॉमन फैक्टर यहाँ से आता है कि दोनों नंबरों में जो फैक्टर सेम होंगे, बराबर होंगे, वो क्या हो जाते हैं, उन दोनों के कॉमन फैक्टर हो जाते हैं। तो कॉमन फैक्टर ये होता है। अब कॉमन फैक्टर पे कुछ फार्मूला है, वो मैं आपको लिख देता हूँ जो यूज होता है क्वेश्चन में, और उस पर का क्वेश्चन भी करा देता हूँ। तो आइए देख लेते हैं फार्मूला। तो चलिए दोस्तों, कुछ एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं कि कॉमन फैक्टर पे कैसे क्वेश्चन आते हैं। देखिए, हम पहले देख लेते हैं पहला कॉन्सेप्ट क्या है कि इफ़ एक्स के पावर एन, एक्स कोई एक नंबर है, ए भी कोई एक नंबर है, एक्स और 2 डिफरेंट नंबर हैं, तो लेकिन इनकी पावर जो है एन सेम होनी चाहिए। इनकी पावर क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। एक्स और ए 2 डिफरेंट नंबर है, और यदि इनकी पावर सेम होगी, एन होगी, तो इफ़ एक्स के पावर एन धन ए के पावर एन, तो इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या होगा, इन दोनों का कॉमन फैक्टर एक्स प्लस ए होगा, एक्स प्लस ए होगा यदि एन आड है। यदि इन दोनों के पे जो पावर है अगर वह आड है, तो इन दोनों के बीच में जो कॉमन फैक्टर मिलेगा वो एक्स प्लस ए मिलेगा। यदि इन दोनों की जो पावर सेम है, अगर ये इवन है, एक इवन नंबर है, तो हमें कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा, नथिंग कॉमन मिलेगा। एक बार फिर से समझ लेते हैं, एक्स और ए 2 डिफरेंट नंबर हैं, लेकिन इनकी जो पावर है एन वो सेम है। दोनों पे पावर क्या है, एन है, सेम है। तो यदि एन एक आड नंबर होता है, एन एक आड नंबर होता है, तो इन दोनों में जो हमको कॉमन मिलेगा वो एक्स प्लस ए मिलेगा। और यदि एन इवन है तो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा। ठीक है। वैसे ही दूसरा क्या है कि यदि एक्स के पावर एन माइनस में ए के पावर एन है, एक्स और ए 2 डिफरेंट नंबर हैं, और यदि इन दोनों की पावर जो है एन सेम है, तो इन दोनों का कॉमन फैक्टर एक्स माइनस में ए मिलेगा फॉर एन इज इक्वल टू आड के लिए, और एक्स माइनस में ए, एक्स प्लस में ए, ये दोनों टर्म कॉमन मिलेगा यदि एन की वैल्यू इवन है। यदि इन दोनों की पावर जो एन है दोनों सेम है, वो अगर इवन होगी तो इन दोनों में एक्स माइनस ए, एक्स प्लस ए दोनों साथ में मिलेगा कॉमन में। और यदि एन आड है तो केवल हमको कॉमन क्या मिलेगा, एक्स माइनस ए, जब दोनों के बीच में माइनस का चिन्ह रहेगा। और जब दोनों के बीच में प्लस का चिन्ह रहेगा तो केवल आड पे हमें एक कॉमन मिलेगा, एक्स प्लस में ए, इवन पे हमको कोई कॉमन नहीं मिलेगा। तो चलिए इस दोनों कॉन्सेप्ट पे हम एक 2 छोटे छोटे क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले हम इस पे देख लेते हैं, इसका यहीं पे देख लेते हैं इस पे क्वेश्चन क्या आता है। तो देखिए, इस पहले वाले कॉन्सेप्ट पे हम क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द रिमाइंडर ऑफ इतना, ये एक आपको कोई नंबर दिया है कि 17 के पावर 23 धन 29 के पावर 23 भागे 23। जब 17 के पावर 29 धन 17 के पावर 23 धन 29 के पावर 23 में हम 23 से भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा, हमसे ये पूछ रहा है। हमसे इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 17 के पावर 23 है प्लस 29 की पावर 23, इन दोनों को जोड़ के अगर हम 23 से भाग दें तो शेषफल क्या बचेगा। तो देखिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करते हैं, ये फार्मूला यूज करेंगे, क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए हम यूज कर लेते हैं। देखिए, 17 के पावर 23 प्लस 29 की पावर 23, तो पहले हम इन दोनों में क्या देखते हैं कि इन दोनों की पावर सेम है, मतलब यहाँ पे इन दोनों की पावर सेम थी तो पावर सेम है, तो मतलब एन की वैल्यू क्या हो गई, एन की वैल्यू 23 हो गई। और देखिए, ये दोनों नंबर डिफरेंट हैं, 17 है, 29 है, तो एक्स की वैल्यू 17 हो गई और ए की वैल्यू 29 हो गई। तो देखिए, एक्स के पावर एन तो 17 की पावर 23 हो जाएगा, ए के पावर एन तो 29 की पावर 23 बन जाएगा कि नहीं, और दोनों के बीच में प्लस का साइन है, मतलब ये वाला फार्मूला यूज हुआ है। तो देखिए, इस फार्मूला के लिए हमें कॉमन फैक्टर क्या मिलता है, एक्स प्लस ए। यदि एन एक आड नंबर, तो एन यहाँ पे क्या है, एन 23 और 23 क्या है, 23 एक आड नंबर है। तो यदि एन एक आड नंबर है, एन हमको यहाँ पे 23 मिल रहा है, 23 एक आड नंबर है, तो हमको इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या मिलेगा, एक्स प्लस ए। मतलब 17 के पावर 23 धन 29 के पावर 23 में हमको एक कॉमन फैक्टर मिलेगा जिसकी वैल्यू एक्स प्लस ए, मतलब पहला और दूसरा संख्याओं का योग होगा। तो 17 प्लस 29 हमको एक कॉमन फैक्टर मिलेगा। इसके बाद कुछ और होगा, कॉमन लेने के बाद कुछ बचता है, हमको उसकी वैल्यू नहीं पता है, हमको उसमें हम इंटरेस्टेड भी नहीं है। मान लेते हैं समथिंग कुछ बच रहा है, समथिंग, हम समथिंग लिख दे रहे हैं कि कुछ बच रहा है। ये कॉमन लेने के बाद, इन दोनों में ये कॉमन मिलने के बाद भी कुछ बचेगा, उसकी वैल्यू हमको नहीं पता है, तो हम इस पे फोकस करते हैं, हमारा इसी से काम हो जाएगा। तो देखिए, अब इसको अगर आगे सॉल्व करते हैं तो 17 29 कितना हो जाएगा, 46। अभी ब्रैकेट में कुछ बचा था, समथिंग होगा, कुछ नंबर होगा, क्योंकि इसकी वैल्यू केवल 46 तो आएगी नहीं, बहुत बड़ी वैल्यू आएगी, तो ये 46 गुणते समथिंग कुछ बड़ी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। तो अब हमको इसी में 17 के पावर ये 23 गुणते 29 की प्लस 29 के पावर 23, यही तो आया, यही इसकी वैल्यू क्या आ गई, 46 गुणते समथिंग। अब इसी में हमको क्या करना था, 17 के पावर 23 और 29 के पावर 23 में हमको 23 से भाग करना था।
23 से क्या करना था, भाग करना था, तो हम इधर भी 23 से भाग कर देते हैं, वही तो होगी। तो देखिए 46 गुणते समथिंग है, तो हम जब 46 में 23 से भाग करेंगे तो ये पूरा काट देगा, 2 बार जाएगा, मतलब कि 17 के पावर 23 प्लस 29 के पावर 23 भागे 23 कितना आ गया, 2 गुणते, ये 2 बार काटा है तो 2 गुणते समथिंग, मतलब कि क्या हो गया कि 17 के पावर 23 प्लस 29 की पावर 23, 23 से पूर्णतः विभाजित हो गई, हमको रिमाइंडर क्या मिला, रिमाइंडर जीरो मिला, रिमाइंडर जीरो मिला। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, जीरो, कि जब हम 17 के पावर 23 और 29 के पावर 23 में 23 से भाग करेंगे तो हमको कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा, इसका रिमाइंडर जीरो होगा, क्योंकि ये संख्या पूरी की पूरी 23 से क्या हो जा रही है, विभाजित हो जा रही है। और वो कैसे हो रही है, हमने ये फार्मूला लगा के पता कर लिया। हमने पहले क्या देखा कि 17 के पावर 23 है, 29 के पावर 23 है, तो हमने देखा कि दोनों नंबर डिफरेंट है और दोनों की पावर सेम है, तो हमने समझा कि यार इस वाले फार्मूले पे ये जा सकता है, क्योंकि दोनों नंबर यहाँ पे भी डिफरेंट है और पावर सेम है, तो हमने कहा कि चलो इस फार्मूले पे ये जा सकता है। फिर हमने देखा कि क्या इसका जो पावर है वो एक आड नंबर है कि इवन नंबर है, तो हमने देखा तो इसकी पावर 23 थी जो एक आड नंबर है, तो हम समझ गए कि अच्छा पावर आड नंबर है, तो इन दोनों में कॉमन हमको x प्लस ए मिलेगा, तो x प्लस ए मतलब दोनों संख्याओं का योग, मतलब 17x हो गया, और a क्या हो गया 29, तो मतलब 17 प्लस 29 हमको कॉमन मिलेगा, क्योंकि n की वैल्यू क्या है, आड है, तो हमने 17 प्लस 29 कॉमन लिया। कॉमन लेने के बाद भी ब्रैकेट में कुछ बचेगा, समथिंग बचेगा, जैसे देखिए यहाँ पे अगर हम 12 और 8 में 12 प्लस 8 होता मान लीजिए, तो अगर इसमें हम 4 कॉमन लेते तो 4 तिहाई 12 धन 4 दूना के 8, तो ब्रैकेट कॉमन लेने के बाद भी ब्रैकेट में कुछ बचता है, वैसे यहाँ 17 प्लस 29 कॉमन लेने के बाद भी ब्रैकेट में कुछ बचेगा, उसका मल्टीप्लिकेशन इसमें करेंगे तब आपको इसकी एक्चुअल वैल्यू मिलेगी। लेकिन हमको एक्चुअल वैल्यू तो पूछा नहीं है, हमको रिमाइंडर पूछा है, तो हम इसी में इंटरेस्टेड हैं। अब देखिए 17 प्लस 29 जब जोड़ेंगे तो 46 होगा, और इसमें जब भाग करेंगे 23 का तो 46 पूर्णतः 23 से कट जाएगा। अब देखिए ब्रैकेट में समथिंग वाला कुछ भी नंबर हो, 23 से भाग करना था, 46 से 23 कैंसिल हो गया, तो 23 की कहानी खत्म, मतलब ये 17 के पावर 23 प्लस 29 की पावर 23 भागे 23 से पूर्णतः विभाजित हो जा रहा है, तो ये इसका रिमाइंडर क्या होगा, इसका रिमाइंडर जीरो होगा, इसका रिमाइंडर क्या होगा, जीरो। ऐसे ही इस कॉन्सेप्ट पे भी एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमको कोई क्वेश्चन दे दिया, क्वेश्चन हम यहीं पे आप लोग को फ्रेम कर देते हैं। क्वेश्चन दे दिया मान लीजिए हमको कि क्वेश्चन दे दिया 53 के पावर मान लीजिए हमको दे रहा है 17 प्लस माइनस, यहाँ पे माइनस है, मान लीजिए क्वेश्चन हमको दे दिया कि 53 के पावर 17 माइनस में 19 के पावर 17 भागे 34, इसमें बताइए 34 से भाग करने पर रिमाइंडर क्या बचेगा, हमसे रिमाइंडर पूछ रहा है, ठीक है। तो हमको पता है कि देखिए दोनों की पावर सेम है, तो हम समझ सकते हैं कि दोनों की पावर सेम मतलब या तो इस पे जा सकता है या तो इस पे जा सकता है, लेकिन दोनों के बीच में माइनस का साइन है, मतलब ये इस पे जाएगा, ठीक है। और ये दोनों नंबर भी डिफरेंट है, मतलब कंफर्म है कि यही फार्मूला बन गया। देखिए x की वैल्यू 53 हो गई, a की वैल्यू 19 हो गई, बीच में माइनस है और पावर सेम है। अब हमें कॉमन लेने के लिए क्या सोचना पड़ेगा, देखें कि n की वैल्यू आड है कि इवन है। देखिए n की वैल्यू क्या है 17, और 17 क्या है, एक आड नंबर है, 17 एक आड नंबर है, तो हमको इन दोनों में कॉमन क्या मिलेगा, x माइनस ए मिलेगा, और ब्रैकेट में समथिंग मिलेगा, कुछ ना कुछ और मिलेगा, तब उसकी मल्टीप्लिकेशन इसमें करेंगे तो हमको इसकी ओरिजिनल वैल्यू मिलेगी। तो x माइनस ए मतलब 53 माइनस 19, और ये ब्रैकेट में समथिंग है ये, ठीक है। अब 53 में से 19 अगर घटाएंगे तो क्या बचेगा 34, और ये ब्रैकेट में समथिंग है। अब देखिए हमें इसकी वैल्यू हम निकालते जा रहे हैं, और हमें इसमें भाग किससे करना था, हम देखिए ये न्यूमरेटर की वैल्यू निकालेंगे, ये जो 34 गुणते समथिंग निकालें, ये टोटल का टोटल न्यूमरेटर की वैल्यू निकाले हैं, और हमको न्यूमरेटर में भाग किससे करना था 34 से, तो इसमें 34 का भाग करेंगे तो देखिए 34 मल्टीप्लाई समथिंग है, तो 34 यहीं कट गया, तो रिमाइंडर क्या बचेगा, रिमाइंडर जीरो बचेगा। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आपको इन दोनों कॉन्सेप्ट पे आ सकते हैं, जिसको मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही शालीनता से धीरे धीरे बताया आपको। अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे तो आप पूरी तरह से कॉमन फैक्टर वाला क्वेश्चन कर ले जाएंगे। तो मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो लेक्चर में मैंने जो भी आपको पढ़ाया वो अच्छे से समझ में आया होगा, और आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिए। सबसे ज़रूरी काम है ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को शेयर करिए। यही सब चीज़ें जो हमें मोटिवेट करती रहती हैं आगे वीडियो बनाने के लिए। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।